हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए में हम लोग क्या कर रहे हैं? हम लोग कर रहे हैं क्लास टेंथ चैप्टर नंबर 12 अकॉर्डिंग टू योर एनसीईआरटी, लेकिन जेके बोर्ड के हिसाब से चैप्टर नंबर 3 ऑफ फिज़िक्स, ठीक है, जिसका नाम है इलेक्ट्रिसिटी। तो क्लास 10th है ना, 10th। तो क्या है चैप्टर नंबर 12, यहाँ पे चैप्टर नंबर 3, नाम तो एक ही है ना, इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी में मैंने आपको सब कुछ करवा दिया हुआ है, सब कुछ नहीं, बस एक टॉपिक छोड़ के बाकी, एक दो टॉपिक छोड़ के बाकी सब रह गया, करा दिया हुआ है मैंने, ठीक है। आपको मैंने इलेक्ट्रिक करंट एंड द सर्किट करवा दिया, ठीक है। उसके बाद फिर मैंने आपको क्या करवा दिया, पोटेंशियल, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस ख़त्म करवा दिया हुआ है। फिर उसके बाद ओम्स लॉ ख़त्म करा दिया, सब करवा दिया ये सब। पैरेलल एंड सीरीज़, ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज़ मैंने बहुत अच्छे से कल करवाया, ठीक है। तो प्रीवियस वीडियोस देखो, लिंक दिए होते हैं, तो लिंक के साथ साथ, ठीक है ना, प्रीवियस वीडियोस देख लिया करो। और मेरी प्लेलिस्ट में जाके देख लो, प्लेलिस्ट में मैंने क्लास 10th की प्लेलिस्ट अलग से बनाई होती है, तो प्लेलिस्ट में जाना तो आपको आता ही होगा, नहीं आता तो फिर मैं बता दूँगी एक बार, एक वीडियो आगे पीछे करने वाली भी बता दूँगी, ठीक है ना, क्या ही करना, बताना ही है। सो चलो फिर आज हम लोग भी, मैंने ये भी करवा दिए हुए हैं इसके न्यूमेरिकल्स, तो रेसिस्टेंस इन पैरेलल ये हो गया। तो आज हम लोग करेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। क्या पढ़ेंगे? हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे, ठीक है, हीटिंग इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पढ़ेंगे। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है, हम लोगों ने कल रेसिस्टेंस इन पैरेलल एंड रेसिस्टेंस इन सीरीज़ कर लिया। अच्छा, आपके घर में ऐसा कभी होता है कि गर्मी ज़्यादा है या फिर इलेक्ट्रिसिटी अगर ज़्यादा आ जाती है तारों में, तो आपके जो अप्लाइंसेस है वो गर्म हो जाते हैं? होता है ऐसा? होता है, क्यों नहीं होता, है ना। सो वी नो दैट द बैटरी ऑफ द सेल, ठीक है, हमको पता है जब बैटरी की बात करती है, यहाँ पर सेल की बात करते हैं, इज ए सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, ठीक है। बैटरी या फिर सेल जो है वो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी है कि नहीं, है ना, बिल्कुल है, ठीक है। वहीं से इलेक्ट्रिसिटी मिल जाती है। सेल या बैटरी, जब इलेक्ट्रिसिटी नहीं होती है तो सेल और बैटरी से ही काम चलाते हैं हम लोग, है ना। तो क्या होता है ना, द केमिकल रिएक्शन, यहाँ पे केमिकल रिएक्शन हो रही होती है। ये जो सेल्स होते हैं वो केमिकली प्रिपेयर किए जाते हैं, पता है ना, ये केमिस्ट्री का वो है, हिसाब किताब है। सो केमिकल रिएक्शन जो है होती है विद इन द सेल, जनरेट होती है, केमिकल रिएक्शन जनरेट होती है सेल के अंदर, ठीक है ना। सेल के अंदर पता है ना, ऐसा होता है, रॉड बनाई होती है आपने, सेल वो स्ट्रक्चर ऑफ सेल पढ़ा होगा, 8th क्लास में पढ़ा होगा स्ट्रक्चर ऑफ सेल, ठीक है। तो केमिकल रिएक्शन की वजह से सेल में इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है, पोटेंशियल डिफरेंस जनरेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दो टर्मिनल, एक पॉजिटिव टर्मिनल हो गया और एक नेगेटिव टर्मिनल हो गया, ठीक है। तो पॉजिटिव नीचे की तरफ है, नेगेटिव ये ऊपर की तरफ है, पॉजिटिव ऊपर की तरफ, नेगेटिव नीचे की तरफ आता है, ठीक है। तो यहाँ पे दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस आता है, दैट सेट द इलेक्ट्रॉन इन मोशन। उससे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो मोशन में आ जाते हैं, ठीक है, फ्लो ऑफ चार्जेस, है ना। सो इलेक्ट्रॉन मोशन में आ जाते हैं, तो उससे क्या होता है, करंट फ्लो करना शुरू कर देती है। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होना शुरू हो गया तो करंट भी फ्लो होना शुरू हो ही गई ना, इलेक्ट्रॉन मूव करना शुरू कर दिया है। सो फ्लो ऑफ करंट होना शुरू हो गई किसके अंदर, रेसिस्टर के अंदर, ठीक है ना, और सिस्टम ऑफ रेसिस्टर कनेक्टिंग टू द बैटरी के साथ जो रेसिस्टर्स कनेक्टेड है। सो वी हैव ऑल्सो सीन द सेक्शन नंबर 12.2, कहाँ पे है सेक्शन नंबर 12.2, पढ़ लेते हैं यार, छोड़ो, मैं आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की डायग्राम्स भी बताऊंगी अभी, ठीक है। सो दैट टू मेंटेन, हम लोगों ने सेक्शन नंबर 12.2 देखा है, एक बुक नहीं है, मैं बता देती हूँ आपको। सो दैट टू मेंटेन द करंट द सोर्स टू हैव हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी। सो हम लोगों ने ये जो है सेक्शन नंबर 12.2 में हम लोगों ने देखा था दैट टू मेंटेन द करंट, अगर हम लोगों ने करंट को मेंटेन करना है, ठीक है ना, अगर हम लोगों ने करंट को मेंटेन करना है तो द सोर्स हैज़ टू कीप एक्सपेंडिंग इट्स एनर्जी, तो उनको अपनी जो सोर्स है, जो एनर्जी का सोर्स है, उसको देते रहना पड़ेगा, अपनी एनर्जी को एक्सपेंड करता रहना पड़ेगा। फ्लो तभी बनेगा ना, अब नदी जो है वो फ्लो तभी करती है, रुका हुआ पानी होता है, रुका हुआ पानी चलता थोड़ी है, फ्लो तब करती है जब पिछला जो नया वाला पानी होता है वो पिछले वाले को रिप्लेस करता है ना। तो रिप्लेस तब करेगा ना जब पीछे से धक्का बजेगा, है कि नहीं। नदी इसीलिए फ्लो करेगी ना कि नया पानी जो है पुराने वाले को क्या करता है, रिप्लेस कर देता है। तो इसी तरह से पुराना वाला जो था आगे आगे वाले के लिए नया है, इसी तरह से फ्लो ऑफ चार्जेस ऐसे ही रहता है। आपकी क्लास की एग्जांपल ले लो, 9th जो बाद में थी अब वो 10th हो गई हुई है ना। तो यही है ना फ्लो, इसी को कहते हैं फ्लो। तो अगर ये एक्सपेंडिंग ऑफ एनर्जी चलती रहनी चाहिए ना, तभी तो एनर्जी चलती रहेगी, इलेक्ट्रॉन मूव करते रहेंगे ना टाइम टू टाइम। तो वेयर डज दिस एनर्जी गो, ये एनर्जी जाती कहाँ पे है,
तो ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी, एक पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी है, ए पार्ट ऑफ द सोर्स एनर्जी इज मेंटेन द करंट मे बी कंज्यूम्ड इनटू यूजफुल वर्क, ठीक है। अच्छा, एक पार्ट होता है किसका, सोर्स ऑफ एनर्जी का, जहाँ से एनर्जी आ रही है ना, उसका एक पार्ट छोटा सा पार्ट वो मेंटेन करता है करंट को, ठीक है। सो मे बी कंज्यूम्ड, वो उसको कंज्यूम किया जाता है, थोड़ा सा पार्ट कंज्यूम हो जाता है करंट के थ्रू, जो सोर्स ऑफ एनर्जी जहाँ से आ रही है करंट को मेंटेन करने के लिए वो थोड़ा सा पार्ट कंज्यूम हो जाता है यूज़फुल वर्क में, लाइक रोटेशन ऑफ द ब्लेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फ़ैन। अब इलेक्ट्रिक फ़ैन को जो है वो रोटेट करने के लिए जो लगता है एनर्जी लगती है ना, वो भी लगती है। फिर रेस्ट ऑफ द सोर्स ऑफ एनर्जी में बी एक्सपेंडेड इन हीट, तो जो रेस्ट ऑफ द एनर्जी है वो क्या करती है, वो कहाँ जाती है, थोड़ा सा पार्ट जो है वो उसने रोटेट करने में लगा दिया, तो बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, बाकी एनर्जी एक्स्ट्रा एनर्जी हो गई ना, बाकी एनर्जी कहाँ जाएगी, वो क्या करेगी, एक्सपेंडेड इन हीट, उससे हीट जनरेट हो जाएगी, हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट, उससे क्या होगा, गैजेट का टेम्परेचर रेज हो जाएगा। आपके घर में इलेक्ट्रिक बल्ब है ना, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, अप्लाइंसेस हो गए, हीटर हो गया, और क्या हो गया, प्रेस होगी, इलेक्ट्रिक प्रेस है ना, इलेक्ट्रिक प्रेस होगी, ठीक है। और बहुत सारी चीज़ें, इतनी सारी चीज़ें हैं जो कि हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट से चलती हैं, है ना। करंट से आपकी प्लेट इलेक्ट्रिक जो क्या बोलते हैं इसको, आयन उससे क्या होता है, गर्म हो जाती हैं, ठीक है। आपको हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की ना डायग्राम बताती हूँ, डायग्राम्स नहीं है, मतलब आपको एग्जांपल यूज़ थोड़ा सा बताती हूँ आपको। ये देखो ज़रा, अब ये डायग्राम थोड़ी ज़्यादा लंबी आते कट जाएंगे, तो ये देखो, ये जो कुछ अप्लाइंसेस है आपके घर में जो यूज़ होते हैं, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो यूज़ करते हैं ना, अप्लाइंसेस हुआ है, जैसे तुम्हारा हीटर हो गया है ना, हीटर हो गया, ब्रश कहाँ चला गया, हीटर हो गया है तुम्हारा, इलेक्ट्रिक हीटर हो गया, रूम हीटर हो गया, आपका इलेक्ट्रिक आयन होगी और इलेक्ट्रिक केतली हो गई, ठीक है ना। तो ये सब क्या करते हैं, ये हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट को यूज़ करते हैं, ये सब चीज़ें ये, ठीक है। तो वापस आ गए हम लोग, तो थोड़ा सा पता चली गया है ना। तो लाइक इन रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ द इलेक्ट्रिक फैन, रेस्ट ऑफ द सोर्स मे बी एक्सपेंडेड इन हीट, है ना, हीट टू रेज द टेम्परेचर ऑफ द गैजेट का टेम्परेचर को रेज करने के लिए यूज़ होते हैं। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मैंने आपको अभी एग्जांपल बताई, ठीक है ना। वी ऑफन ऑब्जर्व दैट इन एवरीडे लाइफ, हम लोगों ने अक्सर ऑब्जर्व किया होगा कि एवरीडे लाइफ में फॉर एग्जांपल हो गई, एन इलेक्ट्रिक फ़ैन बिकम गर्म हो जाता है, वार्म, ठीक है। इफ़ यूज कॉन्टीन्यूसली फॉर लॉन्गर टाइम, अगर हम लोग ज़्यादातर टाइम के लिए यूज़ करते हैं कोई इलेक्ट्रिकल अप्लाइंस, वो क्या करता है, वो क्या कर जाता है, वो वार्म हो जाता है, गर्म हो जाता है। तो ऑन द अदर हैंड क्या है, ऑन द अदर हैंड इफ़ द इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्योरली रेसिस्टिव, अगर इलेक्ट्रिक करंट जो है वो प्योरली रेसिस्टिव है, सो दैट इज़ अ कन्फिग्रेशन ऑफ द रेसिस्टर्स ओनली कनेक्टेड टू द बैटरी, द सोर्स ऑफ एनर्जी कंटिन्यूअली गेट डिस्पार्टेड इंटायरली इन द फॉर्म ऑफ हीट। अच्छा, ठीक है। तो अगर कन्फिग्रेशन ऑफ द रेसिस्टर, मतलब अगर ये जो रेसिस्टर हैं वो ओनली सिर्फ और सिर्फ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बैटरी के साथ कनेक्टेड है, तो सोर्स ऑफ एनर्जी जो भी हमारा बैटरीज हो गई, सोर्स ऑफ एनर्जी वो कंटिन्यूअसली क्या कर रही है, डिस्पार्ट कर रही है, DISSIPAT, डिस्पार्टेड, हाँ, एनर्जी दे ही जा रही ना, बार बार दिए जा रही है बेचारी, है ना, इन द फॉर्म ऑफ हीट ही दे रही है। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो इसी को बोला इन्होंने हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो ऑन द अदर हैंड, यहाँ से अगर आपको डेफिनेशन मांगते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, अगर आपको डेफिनेशन अगर क्या देनी ही देनी है, तो ऑन द अदर हैंड लिखने की ज़रूरत नहीं है, तो यहाँ से स्टार्ट कर देना था, इलेक्ट्रिक करंट इज़ प्योरली रेसिस्टिव, ठीक है, दैट इज़ configuration of the resistor only connected to the battery, the source energy continually get dissipated entirely in the form of heat। इसको easy language में भी लिख सकते हो, मैं बताती हूँ आपको, ठीक है। दिस इज़ नोन एज हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट एंड दिस इफेक्ट इज़ यूटिलाइज्ड इन डिवाइसेस सच एज इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयन एक्स्ट्रा, ठीक है, इनमें यूज़ होती है। मैंने आपको दे दिया, फोटोज़ दिखाई मैंने आपको, तो यहाँ पे इसकी थोड़ी सी डेरिवेशन है, ये भी कर लेते हैं, पूरा ही करना है। तो कंसीडर करो, कंसीडर करके देखो, कंसीडर करंट आई है, फ्लो कर रही है थ्रू द रेसिस्टर, ठीक है, करंट आई जो फ्लो कर रही है थ्रू द रेसिस्टर ऑफ द रेसिस्टेंस आर, ठीक है। सो लेट द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट बी क्या है, वी, पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा वी लेते हैं हम लोग। सो टाइम कितना हो गया, लेट बी द टाइम टी ड्यूरिंग विच द जो चार्ज है क्यू फ्लो अक्रॉस द कंडक्टर, है ना, अक्रॉस, लेट टी बी द टाइम ड्यूरिंग विच द चार्ज क्यू फ्लोज अक्रॉस, ठीक है। तो वर्क डन भी हुआ, अब कुछ ना कुछ तो है ना, वर्क डन भी हुआ, तो वर्क डन इन मूविंग द चार्जेस क्यू
टू अ पोटेंशियल डिफरेंस V इज़ VQ, मतलब वर्क डन इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी पोटेंशियल डिफरेंस इनटू द फ्लो ऑफ चार्जेस। कितने फ्लो चार्जेस हुए हैं, Q आ गया, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस W वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू Q आ गया, ठीक है। सो आगे द वर्क डन मूविंग द चार्जेस Q इज़ द पोटेंशियल डिफरेंस, V इज़ V इंटू Q, देयरफॉर द सोर्स मस्ट सप्लाई द इक्वल एनर्जी टू, मतलब जो सोर्स है वो जो भी सोर्स है, ठीक है, इलेक्ट्रिक एनर्जी है या फिर जो भी सोर्स है हमारा जो एनर्जी दे रहा है वो क्या करेगा, इतने टाइम में इतनी एनर्जी देगा, इतना काम करेगा, V इंटू क्यू काम करेगा, है ना, इतना ही काम करेगा ना, V इंटू क्यू, मतलब जो सप्लाई ऑफ एनर्जी है इक्वल टू V इंटू क्यू। वर्क डन ही बोलेंगे ना, सप्लाई ऑफ एनर्जी इज इक्वल टू द वर्क डन ना, यही है ना, ठीक है। हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स, तो हैंस द पावर इनपुट टू द सर्किट बाय द सोर्स कितनी आ जाएगी हमारी पावर इनपुट, P इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, V W, एक्चुअली इससे पहले ये लिखो, इससे पहले जो डेरिवेशन स्टार्ट करनी है आपने लिखना है पहले तो वर्क डन इज इक्वल टू कितना, V इंटू क्यू, ठीक है, आपने ये लिखना है। उसके बाद क्या आ जाएगा, वर्क डन इज इक्वल टू V इंटू क्यू आ जाएगा, और हमें पता है पोटेंशियल जो होता है, पोटेंशियल पावर इज इक्वल टू कितनी होती है, W इंटू W अपॉन टाइम, ठीक है, W अपॉन टाइम हो जाएगी, ठीक है, W अपॉन टाइम। तो और W, ये जो W है V इंटू क्यू हम लोग इसमें पुट करेंगे। सो इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन सेकंड हो गई, इक्वेशन सेकंड तो हम पुट करेंगे फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। तो P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, V क्यू अपॉन T हो जाएगा, ठीक है, V क्यू अपॉन T, यहाँ पर इसको हम लोग लिखेंगे V साइड पर लिख देंगे और Q अपॉन T हो गया, ऐसे लिख दिया। सो Q अपॉन T क्या है, T क्या है, करंट पता है ना हमको, तो साइड पे ये भी लिख लेना, ठीक है, क्योंकि इन्होंने एक ही फॉर्मूले में ख़त्म कर दिया है, तो आप इस ऐसे मत ख़त्म करो, आप 3-4 इक्वेशंस बना के इसको पूरी डेरिवेशन दो इसकी। तो Q अपॉन T किसके बराबर है, करंट के, है ना, साइड पे लिख दूँ यहाँ पे, तो I इज़ इक्वल टू Q अपॉन T, आपने इस साइड लिखना है, ठीक है, आप राइट साइड पर लिख दो, मेरे राइट साइड पर लिखूँगी तो आपको दिखेगा नहीं। तो करंट इज इक्वल टू Q अपॉन T है, तो Q अपॉन T की जगह आ गया I, तो हमारे पास हीटिंग इफेक्ट मतलब ये जो पावर है इज इक्वल टू कितनी हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इनटू करंट हो जाएगी, V इंटू I, ओके, समझ आ गई, पूरी डेरिवेशन लिख दी है मैंने आपको, ऐसे लिखना है, आधे में काम मत छोड़ना, ठीक है। और ये लिखते ही रहना, W क्या है, वर्क डन, V क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस, Q क्या है, चार्जेस, T क्या है, पावर, W क्या है, अगेन वर्क डन, ठीक है, T क्या है, टाइम टेकन, ओके फाइन, ओके। तो ये आपका आ गया ये आपका आ गया, ठीक है, द पावर इनपुट ऑफ द सर्किट बाय द सोर्सेस। आगे क्या है, आगे लिखेंगे हम लोग, और द एनर्जी सप्लाइड टू द सर्किट बाय द सोर्स, और द एनर्जी सप्लाइड बाय द टू द सर्किट बाय द सोर्स इन द टाइम T इज इक्वल टू कितनी है, पावर इनटू टाइम टेकन, ठीक है। तो ये जो एनर्जी सप्लाई कर रही है सर्किट के अंदर बाय द सोर्स, किसी सोर्स के द्वारा इन टाइम T इज इक्वल टू हम लोग बोलेंगे, ठीक है, ये एनर्जी का सोर्स P इंटू T, ठीक है। तो व्हाट हैपन टू द एनर्जी, व्हाट हैपन टू दिस एनर्जी एक्सपेंडेड बाय द सोर्स, क्या होगा अगर ये जो एनर्जी है वो एक्सपेंड की जाए, बढ़ा दी जाए, तो दिस एनर्जी कैन गेट डिस्पार्टेड इन द रेसिस्टर एज हीट। तो अगर हम लोग एनर्जी ज़्यादा बढ़ा देंगे तो हीट की फॉर्म में निकलेगी ये, ठीक है, हीट की फॉर्म में निकलेगी। दस सो फॉर द स्टडी करंट I द अमाउंट ऑफ हीट H प्रोड्यूस इन अ टाइम T, तो क्या बोला इसने, फॉर द स्टडी करंट I, फॉर द स्टडी करंट I, स्टडी करंट निकल रही थी, अभी वो एक्सपैंड कर रही है, ठीक है, करंट एक्सपैंड करिए जा रही है, वो हीट की फॉर्म में निकल रही है, तो प्रोड्यूस वो H हीट है इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम बोला था ना, यही बोला था ना, हीट H इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम, पावर की अभी हम लोगों ने लिखा था H इज इक्वल टू P इंटू टाइम हो गया, और अभी हमने निकाला है P इज इक्वल टू कितना है, VI, तो P इज इक्वल टू VI डाल देते हैं इंटू T आ गया, ठीक है, ठीक है, पोटेंशियल डिफरेंस इंटू करंट इंटू टाइम सब मल्टीप्लाई हो गया, तो ये आ जाएगा। अब अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ क्या बोल रहा है, हीटिंग इफेक्ट क्या निकला था, H इंटू V इंटू टाइम ना, H इंटू इज इक्वल टू H इज इक्वल टू VI T। अब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है, ठीक है, V इज इक्वल टू I इंटू R होता ना, है ना, तो V इज इक्वल टू I इंटू R है, तो H इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, I इंटू R इंटू I इंटू T
टी, तो हमारे पास आई 2 टाइम आ जाएगा, करंट 2 टाइम आर रेसिस्टेंस एंड टी टाइम आ गया। ये इक्वेशन आ गई अगर हम लोग ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट, हमको ये मिलेगा, ठीक है, H इज इक्वल टू आई का होल स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। समझ आई इक्वेशन, आई ना। ये देखो, ये इसका सर्किट डायग्राम आ गई। तो सर्किट बनाना होता है, ठीक है, हर क्वेश्चन में सर्किट बनाना ज़रूरी है। ये आपका रेसिस्टर हो गया, ये पोटेंशियल डिफरेंस पैरेलल है इसके, एमीटर जो है वो सीरीज़ में है, की आ गया, बैटरी आ गई और करंट फ्लो कर रही है यहाँ से यहाँ, ठीक है। तो हमारे पास हमने अप्लाई कर दिया ऊपर वाली इक्वेशन में, ओम्स लॉ अप्लाई कर दिया। लिखते जा रहे हो ना, साथ साथ में इक्वेशन लिखते जाओ। अब मैं एक बुक पे थोड़ी लिखी हुई है, आपका आंसर साथ साथ में बना तो रही हूँ मैं, लिखते जाओ फटाफट, ठीक है। आंसर लिख दो, एक प्यारा सा आंसर लिखना है इसका, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। तो अप्लाइंग ओम्स लॉ वी गेट H इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर, ठीक है ना। H क्या था, H ऊपर निकाला था हम लोगों ने, वी टी है ना, तो V की जगह आ गया वी आई टी, तो V की जगह आ गया आई इंटू आर, फिर 2 बारी आई और 1 बारी टी, तो हमारे पास आ गया आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको बोलेंगे हम लोग जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। क्या बोलेंगे, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। जूल्स ने लिया होगा इसलिए इनको, इस वाले को, इसको डब्बे में डाल देना ऐसे करके, बॉक्स में डाल के। मैंने कहा था ना कल भी, सुंदर लगता है देखने में, आई स्क्वायर आर टी। जो भी इक्वेशन निकाली होती है उसको पर्टिकुलरली नज़र पड़ती है ऐसे करके इक्वेशन में। So this is called the Joule's law of heating, and the laws implies that the heat produced in the resistor is क्या है, क्या बोला इस लॉ ने। अब इस फॉर्मूले से ही डेफिनेशन का पता चल रहा है ना, इस फॉर्मूले से डेफिनेशन का पता चल रहा है, क्या बोलता चल रहा है। दिस इज नोन एज Joule's law of heating, and the laws implies that the heat produced in the resistor is क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस, ठीक है। इसने बोला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल क्या हो गया, अगर मैं हीट को लूँगी तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है किसके, करंट के स्क्वायर से, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द करंट ऑफ द गिवन रेजिस्टेंस, है ना। फिर एक और है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द रेजिस्टेंस ऑफ द गिवन कंडक्टर। एंड थर्ड क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम टी, ठीक है ना, टी फॉर विच द करंट इज फ्लो, है कि नहीं। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमको ये मिल रहा है कि H जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आई स्क्वायर के है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल R है, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल T टाइम के है, ठीक है ना, है कि नहीं। सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टाइम फॉर विच द करंट फ्लो थ्रू द रेसिस्टर्स। तो इन प्रैक्टिकल सिचुएशन अगर हम लोग बात करें तो व्हेन द इलेक्ट्रिकल अप्लायंस जो है वो कनेक्ट किया जाता है उसको हम लोग वोल्टेज सोर्स बोलते हैं ना, वोल्टेज टिक 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 बढ़ाते भी, आजकल तो ऑटोमेटिक सिस्टम आ गया हुआ है। तो वोल्टेज सोर्स इज यूज्ड आफ्टर कैलकुलेटिंग द करंट थ्रू इट, ठीक है ना। तो आई इज इक्वल टू वी, और वी क्या है, आई इज इक्वल टू, ये भी ओम्स लॉ ही है ना, करंट इज इक्वल टू वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस अपॉन आर। तो इसी के साथ क्या हो गया, ये सर्किट हमें क्या बता रहा था, द स्टडी करंट इज प्योरली रेसिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट, ठीक है, प्योरली रेसिस्टिव इलेक्ट्रिक सर्किट में जैसे करंट फ्लो होती है। तो क्वेश्चन पढ़ लेंगे इसका, क्वेश्चन पढ़ेंगे हम लोग इसका, क्या बोलेंगे, द इलेक्ट्रिक आयन है, ठीक है, आपके घर की आयन कंज्यूम कर रही है एनर्जी इन द रेट ऑफ इतनी, स्पीड क्या होती है, रेट ऑफ, ठीक है, 840 वोल्ट, सो वॉट एनर्जी। तो व्हेन हीटिंग इज़ एट द मैक्सिमम रेट, तो 360 वॉट जो होती है, व्हेन द हीटिंग इज़ एट द मिनिमम रेट, तो वोल्टेज कितनी होगी, इतनी होगी, मैक्सिमम होगी तो इतनी, तो मिनिमम होगी तो इतनी। सो वोल्टेज की बात कर रही हूँ, ठीक है। तो व्हाट इज़ द करंट एंड द रेजिस्टेंस इन ईच केस, तो करंट कितनी आएगी और रेजिस्टेंस कितनी आएगी इन ईच केस में। तो फर्स्ट इक्वेशन आपकी है, वी नो दैट द पावर ऑफ द इनपुट कितनी होती है, V इज इक्वल टू वी इंटू आई, ठीक है, पढ़ा ऊपर हम लोगों ने, V इज इक्वल टू वी इंटू आई, V इज इक्वल टू वी इंटू P इज इक्वल टू पावर इंटू पावर इज इक्वल टू वी इंटू आई हो गया। तो अभी इन्होंने हमें करंट दी हुई है, पहले से करंट निकालनी है, पावर दी हुई है इन्होंने, है ना। तो अगर हमारे पास P इज इक्वल टू वी इंटू आई है, तो I इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, P अपॉन V, है ना। तो
तो यही हम लोगों ने कहा पी आई इज इक्वल टू पी अपॉन वी। अब वैल्यू उन्होंने दी हुई है, पावर इज इक्वल टू कितनी वॉट दी है, 840 वॉट दिया है और 220 जो है वो वोल्टेज दिया है। इसको निकाल के हमें ये आंसर आएगा। अब उन्होंने रेसिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयन भी बोला, तो रेसिस्टर का फॉर्मूला क्या होता है, वी आर इज इक्वल टू वी अपॉन आई होता है ना, ओम्स लॉ की वजह से। तो हमारे पास आ गया, ये आ गया हमारे पास, वोल्टेज है 220 और रेसिस्टेंट आई करंट अभी निकाला हमने 3.82, तो ये आ जाएगा आपका इतना ओम्स रेसिस्टेंस आ गया, ठीक है। और अगला वाला क्या बोला, करंट जब मिनिमम रेट पे है तो करंट इतनी है, वॉट एनर्जी इतनी है 360 अपॉन 220 इज इक्वल टू 1.64 एंड रेसिस्टेंस कितनी हो जाएगी 220 अपॉन 1.64 हो जाएगी, तो इतनी हो जाएगी, ठीक है। वेरी इजी, आपको अगर फॉर्मूलेज आते हैं, अगर आपने अच्छे से पढ़ा हुआ है तो आप आराम से निकाल सकते हो उसको, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 12.11 पढ़ेंगे अभी। 100 जूल ऑफ हीट आर प्रोड्यूस्ड ईच सेकेंड, ठीक है। 4 ओम्स रेसिस्टर जो है वो इतनी एनर्जी जमा कर रहे हैं, जूल्स देते हैं। फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस निकाल के दो हमें, तो पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ द अक्रॉस द रेसिस्टर निकाल के दो हमको। तो हीट इतनी है, एच इतनी है, रेसिस्टेंस जो है वो 4 ओम्स है, टाइम जो है वो 1 सेकेंड हो गया, वोल्टेज हमें नहीं पता, बी पोटेंशियल डिफरेंस हमें नहीं पता, ठीक है। तो आई इज इक्वल टू कितना, आई स्क्वायर, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला किया था, क्या किया था, अरे ऊपर एच इज इक्वल टू कितना किया था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला किया ना, एच इज इक्वल टू आई का होल स्क्वायर इंटू आर इंटू टी किया था, है ना। तो अगर हम लोग एच अपॉन आर टी ले लें आई स्क्वायर, तो स्क्वायर उधर जाके रूट हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, एच अपॉन आर टी हो जाएगा ना, इज इक्वल टू आई हो जाएगा, है कि नहीं, ठीक है ना, है ना, एच अपॉन आर टी हो जाएगा, इज इक्वल टू आई हो जाएगा। क्लियर हुआ। तो यहाँ पे ये रूट यहाँ पे इसीलिए लिखा हुआ है इन्होंने, ये जो यहाँ पे रूट लिखा है ना वो इसीलिए लिखा है कि नहीं। तो जब आपके पास फार्मूला आ गया आई इज इक्वल टू अंडर रूट एच अपॉन आर टी, तो इसमें वैल्यूज पुट करो, हीट कितनी है 100 अपॉन आर टी कितना है, आर क्या है 4 ओम्स, ठीक है, एंड टाइम कितना 1 सेकेंड्स, तो कितना हो जाएगा, इसको सॉल्व करके कितना आ जाएगा 25 आएगा, ये दोनों तो मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये सेकंड है यार 1 सेकेंड्स, ठीक है। तो ये तो कितना हो गया 25 आ जाएगा, अंडर रूट 25 आ गया ना, है ना। और एम्पेयर, ये जो सारे ओम्स वगैरह ये सारे यूनिट मिलके एम्पेयर बना देंगे, तो 25 अंडर रूट 25 कितना हो गया 5 एम्पेयर, तो करंट कितनी निकली 5 एम्पेयर, ठीक है ना। एम्पेयर इज इक्वल टू जूल अपॉन ओम होता है ना, ठीक है ना, टाइम टेकन भी लिखा हुआ है इतने टाइम पे, तो सेकंड्स भी आ गया, तो इजिकल टू एम्पेयर होता है, तो एम्पेयर आ गया 5, ठीक है। आगे क्या लिखा है, सो अब पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, करंट तो आ गई हमारे पास, है ना, करंट आ गई 5 एम्पेयर आ गई, करंट हमारे पास, करंट आई है हमारे पास 5 एम्पेयर, ठीक है, करंट आई है हमारे पास 5 एम्पेयर आ गई। तो द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द रेसिस्टर कितना हो जाएगा, वी की वैल्यू हमें पता है आई इंटू आर, है ना, आर इंटू आई, क्या कर रही हूँ मैं, वी इज इक्वल टू आई इंटू आर है, और हमने निकाली करंट 5 एम्पेयर और रेसिस्टेंस हमारे पास 4 ओम्स का, टोटल आ गया 20 वोल्ट आंसर, ठीक है, 20 वोल्ट आंसर आ गया, ठीक है। क्लियर हो गया ना क्वेश्चन। अब इसके ना वो यूनिट ये क्या बोलते हैं, एक्सरसाइज के क्वेश्चन भी करवा दूंगी मैं, अगर बोलोगे तो, ऐसे नहीं, आप बोलोगे तो करवाऊंगी, ऐसे नहीं, वो लिखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, हमको भी चाहिए यार थोड़ा सा मोटिवेशन वगैरह। तो अभी हम लोगों ने डेरिवेशन कर ली, अब हम लोग पढ़नी है प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस। तो ये तो समझ आई गई होगी, मैंने एग्जांपल में आपको बता ही दिया है, एग्जांपल में नहीं, आपको जो पिक्चर दिखाई है उसमें पता चली गया होगा ना प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या होती हैं। तो प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पढ़ लेते हैं, फिर क्या होता है प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो क्या है, द जनरेशन ऑफ हीट इन द कंडक्टर इज़ एन इनवर्टिबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। ये जो जनरेशन ऑफ हीट होती है कंडक्टर के अंदर, ये किसकी वजह से होती है, ये इनवर्टेबल कॉन्सिक्वेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की वजह से होते हैं। सो इन मैनी केसेस अनडिज़ायरेबल, इट इज़ अनडिज़ायरेबल, कभी कभी क्या होता है, कभी कभी क्या मैक्सिमम टाइम अनडिज़ायरेबल होता है, हमारा ट्रांसफार्म गर्म हो जाता है, इससे तारे भी सड़ जाती हैं, ज़्यादा गर्मी हो जाए, फिर हमारी इलेक्ट्रिसिटी ख़राब हो जाती है ना, गर्मी की वजह से जल भी जाती हैं, ठीक है। आजकल तो इलेक्ट्रिसिटी ये जो वायर्स हो गई हैं और ज़्यादा बेटर आती जा रही हैं कंडीशन में, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा झेल सकें, लेकिन फिर भी अनडिज़ायरेबल जो होती हैं वो हमें नुकसान करती हैं। सो इट इज़ अनडिज़ायरेबल एज इट कन्वर्ट्स यूजफुल इलेक्ट्रिक एनर्जी इनटू हीट, ठीक है ना। सो इन द इलेक्ट्रिक सर्किट द अनअवॉइडेबल हीटिंग जो होती है कैन इंक्रीज द टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट्स, ठीक है ना। तो ये जो अनअवॉइडेबल हीटिंग होती है इंक्रीज़ करती है टेम्परेचर ऑफ द कंपोनेंट को, एंड अल्टर करती है देयर
प्रॉपर्टीज़ को, अनडिज़ायरेबल हीटिंग, अनअवॉइडेबल हीटिंग। सो हाउएवर हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, हैज़ मैनी यूजेस, यूजफुल एप्लीकेशंस। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बहुत सारे यूजफुल एप्लीकेशंस हैं। सो इलेक्ट्रिक लॉन्ड्री आयन हो गया, ठीक है। अब ये जो हीटिंग इफेक्ट है कहीं तो कहीं यूज़ करेंगे ना हम, है ना, वेस्ट थोड़ी जाने देंगे। तो इनको यूज़ किया हम लोगों ने, ये लॉन्ड्री आयन मतलब प्रेस के लिए, टोस्टर के लिए यूज़ कर लिया, ओवन के लिए यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रिक केतली के लिए यूज़ कर लिया, इलेक्ट्रिकल हीटर एंड सम आर सिमिलर डिवाइसेस बेस्ड ऑन जूल्स हीटिंग इफेक्ट, ठीक है। तो ये सारे अप्लाइंसेस किसके ऊपर काम करते हैं, किसके ऊपर बेस करते हैं, जूल्स हीटिंग इफेक्ट के ऊपर, है कि नहीं, है ना, मज़ेदार। सो द हीटिंग एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज टू प्रोड्यूस लाइट। ये जो हीटिंग एनर्जी है इसको लाइट भी प्रोड्यूस होती है। अच्छा, ज़्यादा रॉड हमारी ज़्यादा गर्म हो जाती है तो रेड हो जाती है ना, होती है ना, तो लाइट भी प्रोड्यूस कर दिया उसने, ठीक है। जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब लाइट देता है, वो भी तो इसी क्या बोलते हैं, इसी फिनोमिना को वेस्ट करता है, जूल्स हीटिंग इफेक्ट को। हियर द फिलामेंट क्या करता है, मस्ट रिटेन, फिलामेंट गर्म हो जाता है ना, तो उससे क्या होता है, वो शीशे के ऊपर लाइटें पड़ती हैं तो वो शाइन करना शुरू कर देता है। तो ये रिटेन एज मच एज द हीट जनरेट एज पॉसिबल, सो इट गेट हॉट एंड इमिट लाइट। जब वो हमारा फिलामेंट होता है अंदर गर्म हो जाता है। आजकल तो हमारे घर पे बल्ब ऐसे नहीं आते, आजकल बल्ब दूसरे आते हैं, है ना, दूसरे वाले आ रहे होते हैं। तो क्या करता है, इमिट करता है लाइट को जब वो फिलामेंट गर्म हो जाता है। हीटर है ना, इलेक्ट्रिक हीटर, वो इसी बेस पे है। इलेक्ट्रिक हीटर पहले जो होता था, तारे कोयलें जो होती हैं वो गर्म हो जाती थी तो रेड हो जाती थी, वो भी लाइट देती हैं। इट मस्ट नॉट मेल्ट। अब फिलामेंट को ना गर्म मेल्ट नहीं होना चाहिए, इसलिए वो बेटर क्वांटिटी में लेना पड़ता है। पहले उन्होंने कार्बन से, जो हमारे थॉमस एडिसन थे, उन्होंने पहले कार्बन का यूज़ किया था, वो जल्दी ख़राब हो जाता था। पहले उन्होंने बाल का यूज़ किया, फिर उन्होंने अच्छा कार्बन लेने की कोशिश की, फिर अभी धीरे धीरे टंगस्टन पे पहुँचे। टंगस्टन एक हैवी अच्छा मेटल है जो इतनी जल्दी पिघलता नहीं है, उसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट बहुत कम है, ज़्यादा है, सॉरी ज़्यादा, 3380 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उसका, बॉइलिंग पॉइंट है टंगस्टन का। स्ट्रॉन्ग मेटल विद द हाई मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। तो इट मस्ट बी नॉट मेल्ट, हमको ऐसा फिलामेंट चाहिए जो मेल्ट नहीं करेगा हाई टेम्परेचर के ऊपर। तो ये जो स्ट्रॉन्ग मेटल है विद हाई मेल्टिंग पॉइंट सच एज टंगस्टन को यूज़ करेंगे, जिसका मेल्टिंग पॉइंट है 3380 डिग्री सेल्सियस, इज़ यूज टू मेक बल्ब फिलामेंट, ठीक है। सो द फिलामेंट शुड बी थर्मली आइसोलेटेड एज मच एज पॉसिबल, ठीक है। सो आगे यूजिंग इंसुलेटिंग स्पोर्ट, अगर हम लोग इंसुलेटिंग स्पोर्ट को मानेंगे, यूजिंग इंसुलेटिंग स्पोर्ट एक्स्ट्रा द बल्ब आर यूजली फील्ड विद द केमिकल इन एक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस, ठीक है। अगर हम लोग बल्ब आर यूजली फील्ड विद द केमिकल, आजकल केमिकल से फिल किए जाते हैं, आजकल हमारे बल्ब वाइट कलर के होते हैं, येलो नहीं होते। तो अगर हम लोग फिलामेंट की बात अगर छोड़ दें थर्मली, अगर हम लोग वो दूसरा वाला फिलामेंट वाला करेंगे तो वो गर्म होता था, है ना, उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे, अगर काफ़ी देर से चल रहा होता था ना वो वाला बल्ब, तो उसको हाथ भी नहीं लगा सकते थे। आजकल का है यूजिंग इंसुलेटिंग स्पोर्ट, उसमें इंसुलेटिंग स्पोर्ट दी जाती थी, बट द बल्ब यूज फिल्ड विद केमिकली इनएक्टिव नाइट्रोजन। आजकल के जो बल्ब उसके बाद वाले चले थे वाइट वाले, उसमें इनएक्टिव नाइट्रोजन एंड आर्गन गैस होती है टू प्रोलॉन्ग द लाइफ ऑफ द फिलामेंट। फिलामेंट की लाइफ को लंबा करने के लिए उसमें दो गैसेस डाली जाती थी, दो तरह की गैसेस, नाइट्रोजन एंड आर्गन डाली जाती थी। नाइट्रोजन क्या होती है, ठंडी गैस होती है, ठंडा रखती है फिलामेंट, ठीक है, तो जितना मर्जी जलता रहे लेकिन खुद ठंडा भी हो जाएगा, ठीक है। एंड मोस्ट ऑफ द पावर कंज्यूम्ड बाय द फिलामेंट अपीयर एज हीट, और ज़्यादातर जो फिलामेंट है ना हीट की पावर यूज़ कर रहा है, वो क्या करता है, वो जलता है और जो गैसेज हैं उनको ठंडा रखती हैं थोड़ा सा, ठीक है ना। सो बट ए स्मॉल पॉट ऑफ इट फॉर्म अ लाइट रेडिएटर। बहुत सारी हीट जो है वो फिलामेंट यूज़ करता है, लेकिन लाइट बहुत कम मिलती है हमको, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जलना पड़ता है बेचारे को, ठीक है। तो another common applications of the Joule, another common application of the Joule effect is a fuse। हाँ, फ्यूज़ क्या करता है, जो घर में कमरों में लगाए होते हैं हमने फ्यूज़ और बाहर लगाए होते हैं, वो क्या करता है, सारी की सारी एनर्जी अपने पे ले जा लेता है। अगर गलती से ज़्यादा लाइट आ जाए तो बाकी चीज़ें सड़ने के तादाद पे आ जाएँ, सड़ने के उसके क्या बोलते हैं उसको, कगार पे आ जाएँ, तो क्या करता है फ्यूज़ जो होता है वो अपने पे ले लेता है, ठीक है। फ्यूज़ यूज द इलेक्ट्रिक सर्किट एंड इट प्रोटेक्ट सर्किट्स एंड अप्लाइंसेस बाय स्टॉपिंग द फ्लो ऑफ एनी अनड्यू, ठीक है, हाई इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। द फ्यूज़ इज़ प्लेस्ड इन सीरीज़, ये जो फ्यूज़ होता है इसको सीरीज़ में प्लेस किया जाता है विद द डिवाइस, एंड इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर मेड ऑफ मेटल और एन एलॉय ऑफ अप्रोप्रिएट मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट, ठीक है। ये हम लोगों ने प्रॉपर एलॉय, इट कंसिस्ट ऑफ पीस ऑफ वायर, किस में, फ्यूज़ में जो एलॉय वाला पीस ऑफ वायर यूज़ किया जाता है
ठीक है, जो कि जिसकी मेल्टिंग पॉइंट अप्रोप्रिएट होती है। फॉर एग्जांपल हम लोग एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड एक्स्ट्रा यूज़ करते हैं। इफ द करंट लार्ज देन द स्पेसिफाइड वैल्यू फ्लो कर रही होती है थ्रू द सर्किट, द टेम्परेचर ऑफ द फ्यूज़ वायर इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, व्हेन दिस मेल्ट क्या करता है, दिस मेल्ट द फ्यूज़ वायर, उससे क्या होता है, फ्यूज़ वायर मेल्ट हो जाती है और उससे मेल्टिंग से क्या हो जाता है, सर्किट ब्रेक डाउन होने से बच जाता है। ठीक है ना, क्यों, फ्यूज़ खुद ही उड़ जाता है, वो वायर जो है वो खुद ही पिघल जाती है। ठीक है, फ्यूज़ वायर एंड ब्रेक द सर्किट एंड द फ्यूज़ वायर इज़ यूजुअली इनकेस्ड इन कार्टेज ऑफ द प्रोक्लीन। ये जो फ्यूज़ होता है वो कहाँ गया, ये जो फ्यूज़ वायर होती है इज़ यूज इन केस्ड इन द कार्ट्रिज का मतलब बताती हूँ आपको, रुक जाओ। हाँ, कार्ट्रिज होता है एक स्मॉल ट्यूब होती है, फ्यूज़ इसी फॉर्म में होता है ना, एक स्मॉल ट्यूब होती है, स्मॉल ट्यूब ऐसे करके इसको पैक किया जाता है। आपने फ्यूज़ देखे होंगे इस तरह से। तो ये जो कार्ट्रिज का मतलब होता है स्मॉल ट्यूब दैट कंटेन एक्सप्लोजिव पाउडर होता है इसमें। ठीक है, स्मॉल ट्यूब, ये शीशे की ट्यूब है छोटी सी, इसमें एक्सप्लोजिव पाउडर रहता है एंड बुलेट है। यू पुट अ कार्ट्रिज इनटू द गन, के अंदर भी हम लोग कार्ट्रिज डालते हैं, है ना, एक्सप्लोजिव, ताकि वो गन फायर कर सके। व्हेन यू वांट टू फायर, कारतूस जिसे बोलते हैं, कारतूस ऑफ द प्रोसलीन और स्मॉलर मटेरियल विद द मेटल एंड्स, ये मेटल एंड होते हैं, आपने देखा होगा फ्यूज़ घर पे, मेरे पास था पहले, उसमें डाला होता था मैंने, है मेरे पास, पता नहीं कहाँ पे है। द फ्यूज़ यूज फॉर डोमेस्टिक पर्पज़, जो उसके रेटेड ऐसा, जो फ्यूज़ डोमेस्टिक पर्पज़ के लिए यूज़ किए जाते हैं उनकी रेट क्या है, 1 एम्पेयर, 2 एम्पेयर, 3 एम्पेयर, 5 एम्पेयर एंड 10 एम्पेयर एक्स्ट्रा। फॉर इलेक्ट्रिक फैन, अच्छा हर एक अप्लाइंसेस में फ्यूज़ डलता है, पता है ना। ठीक है, सो फॉर इलेक्ट्रिक आयरन विच कंज्यूम 1 किलोवाट अप्लाइंस, इसमें 1 किलोवाट इलेक्ट्रिक पावर लगती है, इतनी तो लग ही जाती है, विच ऑपरेट 220 वोल्ट एनर्जी एंड करंट कितनी, इतनी 1000 से लेके अपॉन 220 एम्पेयर करंट जो है वो यूज़ कर लेती है। दैट इज़ इसका वैल्यू होगी 4.454 एम्पेयर। ठीक है, विल फ्लो द सर्किट इन केस ऑफ फ्यूज़ मस्ट बी यूज़, अगर फ्यूज़ को यूज़ किया जाएगा तो होपफुली आपको समझ आ गया होगा अच्छे से, है ना। अब क्या है, लास्ट है ये, नहीं, हाँ ये लास्ट है बस। इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है पढ़ेंगे, अब ख़त्म करेंगे ये चैप्टर। कल मैं नया चैप्टर स्टार्ट करूँगी आपका, इलेक्ट्रिसिटी नहीं स्टार्ट करूँगी कल मैं ना, कार्बोनेटेड कंपाउंड स्टार्ट करूँगी, क्योंकि मेरे बच्चों ने बोला, कहते मैम कार्बोनेटेड कंपाउंड डाल दो, तो हम लोगों ने समझना है केमिस्ट्री का। तो केमिस्ट्री के फर्स्ट सेकंड चैप्टर तो मैं करा ही दूँगी, पहले मैं कार्बोनेटेड कंपाउंड करवाऊँगी। क्यों, क्योंकि डिमांड पे है ना, ये डिमांड पे है, और डिमांड पे इसलिए है ताकि वो देख सकें, और मेरा चैनल मुझे चलाना भी है, तो बेटर होगा मैं फेमस चीज़ें जो इस टाइम पे मेरे बच्चों को चाहिए मैं वो चलाऊँ। आप लोग भी लिख सकते हो, आपको क्या चाहिए, आप लोग लिखते ही नहीं हो। सो इलेक्ट्रिक पावर क्या होती है, इलेक्ट्रिक पावर यू हैव स्टडीड अर्लियर इन द क्लास दैट द रेट ऑफ डूइंग वर्क, ठीक है, डेफिनेशन, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर। हम लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा होता है ना, क्लास 9th लिखा होगा यहाँ पे, ठीक है, इन्होंने काट दिया हुआ है। दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है, दिस इज़ द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज़ कॉल्ड पावर एंड दिस इज़ ऑल्सो द रेट ऑफ कंजप्शन ऑफ एनर्जी, कैसे कंज्यूम होती है। तो इक्वेशन नंबर में लिखा हुआ 12.21, गिव द रेट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी, ये दे रही है द रेट ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी इज डिस्पार्टेड और कंज्यूम्ड इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर। तो ये जो ऊपर इक्वेशन दी थी ना, P इज इक्वल टू V इंटू आई, ये क्या थी, ये था द रेट एट विच, द रेट मतलब स्पीड एट विच द इलेक्ट्रिक करंट जो होता है वो डिस्पार्ट कर रही है या फिर कंज्यूम किया जा रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट के द्वारा। सो इट इज़ ऑल्सो टर्म्ड एज इलेक्ट्रिक पावर, जिसको P बोलते हैं, P इज इक्वल टू V इंटू आई, और V इज इक्वल टू क्या होता है, R इंटू आई, है ना, R इंटू आई है तो R इंटू आई हो गया, तो आई दो बार ही हो गया, तो आई का होल स्क्वायर हो गया R, है ना। तो अगर हम लोग V वहाँ पे ले जाएं, अगर हम लोग क्या करें, तो V का होल स्क्वायर कैसे आया है, ठीक है। तो P जो ये P है, P इज इक्वल टू आई स्क्वायर इंटू आर हो गया ना अब, है ना। तो आई की वैल्यू कितनी है, V अपॉन आर, है ना, तो स्क्वायर हो गया ना। तो V स्क्वायर, एक आर कट गया, स्क्वायर वाला ऊपर वाला आर कट गया, तो हमारे पास आया V स्क्वायर अपॉन आर आ गया। तो पावर इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन आर आ गई,
ठीक है कि नहीं? यहाँ पे 2 बार ओम्स यूज़ किया इन्होंने, ओम्स लॉ 2 बार यूज़ किया। फिर से बताऊँ, ये लिखा हुआ है ना इन्होंने, P इजिकल टू V इंटू आई, ठीक है। V की वैल्यू कितनी है? I इंटू आर, तो I इंटू आर हो गया, तो इंटू आई इजिकल टू आई स्क्वायर आर हो गया। अब आई स्क्वायर क्या है? फिर से हम लोग क्या डालेंगे? V इंटू आर है ना, और V इंटू आर का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, तो एक आर कट गया, V अपॉन आर का होल स्क्वायर इंटू आर, एक आर कट गया, तो हमारे पास आया V स्क्वायर अपॉन आर आ गया, P इजिकल टू, ठीक है। बॉक्स में लिखना है इसको, ऐसे करके बॉक्स में डाल दो, ठीक है। चलो फिर आगे। सो द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पावर इज़ कितना है? वॉट आ गया। तो इलेक्ट्रिक पावर का एसआई यूनिट कितना है? वॉट, W। सो इट इज़ अ पावर कंज्यूम बाय अ डिवाइस ऑफ कैरीज 1 एम्पेयर ऑफ द करंट विच व्हेन ऑपरेटेड बाय द पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तो 1 वोल्ट, वॉट इज इक्वल टू 1 वोल्ट इंटू 1 एम्पेयर इज इक्वल टू 1 ये क्या है? वोल्ट एम्पेयर। द यूनिट watt is very small. The unit watt is very small, therefore in actual practice we use a much larger unit. जब हम लोग एक्चुअल प्रैक्टिस की बात कर रहे हैं, हमसे वॉट थोड़ी ना यूज़ करते हैं, हम किलो वॉट एनर्जी यूज़ करते हैं, ठीक है। विच इज़ इक्वल टू द 1 वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1 किलो वॉट इज इक्वल टू 1000 वॉट्स, ठीक है, वॉट्स। सिंस इलेक्ट्रिक एनर्जी इज प्रोडक्ट ऑफ, इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर एंड टाइम, ठीक है। इलेक्ट्रिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या है? प्रोडक्ट ऑफ पावर इनटू टाइम हो गया। एंड द यूनिट ऑफ एनर्जी इज देयरफॉर क्या है? देयरफॉर वॉट पर आवर। तो इसलिए एनर्जी का यूनिट क्या लेंगे हम लोग? देयरफॉर वॉट पर आवर, ठीक है। ये कितने वॉट एनर्जी 1 घंटे में चल रही है, यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो 1 वॉट आवर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड, ये यूनिट बता रहे हैं आपको, ठीक है। द 1 वॉट आवर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ द पावर इज़ यूज्ड इन 1 आवर, ठीक है। 1 वॉट एनर्जी 1 घंटे में, ठीक है, पर आवर इज़ द एनर्जी कंज्यूम्ड व्हेन 1 वाट ऑफ द पावर यूज्ड 1 वाट ऑफ द पावर यूज इन 1 आवर, ठीक है। तो द कमर्शियल यूनिट ऑफ द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज़ किलो वाट। तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का ई ले लेती हूँ, इसका जो इलेक्ट्रिक कमर्शियल यूनिट है वो है किलो वाट पर आवर, किलो वाट आवर, ठीक है। तो ये आ जाएगा आपका। और अगर हम लोग सेकंड्स में लेंगे किलो वाट आवर, तो किलो का वाट कितना आ गया? इज इक्वल टू 1000, है ना। 1 किलो वाट इज इक्वल टू 1000 आ गया ना, है ना। और आर में कितने सेकंड्स होते हैं? 60 इंटू 60, 3600। तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.6। इन्होंने 100 0 को सारे काउंट करके बाहर ले लिए। जैसे 36 लिखना अच्छा नहीं लग रहा था हमको, 10⁻⁵, इसलिए इन्होंने यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, इज इंटू 10⁻⁶ आ गया। तो वॉट पर सेकेंड, तो वॉट पर सेकेंड क्या है? जूल, ठीक है। तो हमारे पास 1 किलो वाट एनर्जी जो है वो 1 किलो वाट वर आर इज इक्वल टू है 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल्स आ गया, ठीक है जी। ओके, इसी के साथ आपका ये टॉपिक ख़त्म हो गया। तो ये क्या है लिखा हुआ? मैनी पीपल क्या लिखा हुआ? मैनी पीपल थिंक द इलेक्ट्रॉन आर कंज्यूम्ड इन इलेक्ट्रिक सर्किट, दिस इज़ रॉन्ग। नो, मैनी पीपल, हर कोई सोचता है, ज़्यादातर लोग सोचते हैं इलेक्ट्रॉन जो कंज्यूम हो रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, ऐसा नहीं होता है। वी पे द इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड और इलेक्ट्रिक कंपनी टू प्रोवाइड एनर्जी टू मूव इलेक्ट्रॉन। हम लोग इलेक्ट्रिक बोर्ड को जो पैसे दे रहे होते हैं, इलेक्ट्रिक कंपनी हमें प्रोवाइड करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है ताकि इलेक्ट्रॉन मूव हो सके। इलेक्ट्रॉन जो है वो कंज्यूम नहीं करते इलेक्ट्रिक करंट को, जो इलेक्ट्रिसिटी है वो हमें एनर्जी प्रोवाइड कर रही है, जो कि मूव कर रही है इलेक्ट्रॉन्स को थ्रू द इलेक्ट्रिक गैजेट्स में, लाइक बल्ब हो गया, फ़ैन हो गया, इंजन हो गया। वी पे फॉर द एनर्जी। तो हम लोग जो पे करते हैं ना बत्ती, वो हम लोग किस लिए करते हैं? हम लोग इलेक्ट्रॉन को मूव करने के लिए जो एनर्जी लगती है उसके लिए पे करते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एग्जाम्पल से तो पढ़ा देती हूँ, तो इसी के साथ फिर चैप्टर भी खत्म करती हूँ। सो एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज़ कनेक्टेड टू 220 वोल्ट जनरेटर। सो द करंट इज़ कितनी है? 0.50 एम्पेयर हो गया। सो व्हाट इज़ द पावर ऑफ द बल्ब? कितनी होगी? P इज इक्वल टू V इंटू आई किया था ना, तो इसकी वैल्यू पुट कर दो, V इंटू आई, A वोल्ट इंटू एम्पेयर हो गया, तो 220 वोल्ट इंटू 0.50 एम्पेयर हो गया, तो 110 जूल पर सेकेंड एनर्जी इज इक्वल टू 110 वॉट आ गया, ठीक है, ये आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रिकल रेफ्रिजरेटर है, वो इतनी वॉट एनर्जी दे रहा है इतने घंटे पर आवर में, पर डे, इतनी आवर पर डे। सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ एनर्जी ऑपरेट इन 30 डेज एट द
3 पर किलो वाट आवर। तो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले सबको मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है ना। हमको पता है 4000 वाट एनर्जी 8 घंटे पर डे, 8 घंटे पर डे मतलब 8 आवर पर डे, 8/24 आएगा ना, 8/24 आ जाएगा इंटू 30 डेज। 30 डेज कितने हो गए? हाँ, 400 मल्टीप्लाई 8 पर आवर डे बोला ना, 24 लिख दो। एक डे में कितने घंटे होते हैं, मल्टीप्लाई 30 डेज। इसको सॉल्व करके देखो तो ये आ जाएगा आपका, ठीक है। इतना आएगा तो फिर ये किलोवाट के बराबर हो जाएगा। तो ये एनर्जी जो है वो इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि 3 रुपये पर वॉट है ना, तो हमको 288 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे, ठीक है। तो ये क्वेश्चंस अगर आपको कराने हैं, ये जो टेक्सचुअल क्वेश्चन है, तो उसके लिए मेरे को प्लीज़ लिख देना, मैसेज कर देना, एक कमेंट लिख देना, कमेंट करके मैम प्लीज़ ये क्वेश्चंस भी करवा दो, तो मैं ये भी करवा दूँगी आपको। तो इसी के साथ मेरी तरफ से ये चैप्टर ख़त्म हो रहा है। क्वेश्चन रह गए हैं, क्वेश्चन आपको मुझे बोलना पड़ेगा, ठीक है ना, इतना तो मैं डिज़र्व करती हूँ। तो ये आप मुझे बताओ, आपको चाहिए हैं तो मैं करा दूँगी, आपको समझा के करा दूँगी। आंसर तो आपको नेट से भी मिल जाएंगे, है ना, आंसर तो मिल ही जाएंगे नेट से, बट वो तो मैं आपको करवा ही दूँगी, तो आपको समझ भी आ जाएंगे साथ साथ में। तो ठीक है, फिर चलते हैं और लाती हूँ आपके लिए नेक्स्ट चैप्टर। कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही लाऊंगी, क्योंकि मेरे एक बच्चे ने बोला है तो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड ही लाऊंगी उनके लिए। तो धीरे धीरे चैप्टर्स कंप्लीट होंगे, क्योंकि रोज़ की एक वीडियो तो डाल पाती हूँ मैं सिर्फ, है ना, तो उसको भी एडिटिंग करने में बड़ा टाइम लग जाता है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट कल, ठीक है। और लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट तो कर ही दिया होगा, नहीं किया कर दो फटाफट, है ना। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना चैनल को, और कमेंट करके बताना कि आपको कैसा लगा, समझ आई या नहीं आई, और लाइक करके जाइएगा, ठीक है ना। तो चलो फिर बाय बाय, टेक केयर, सायोनारा, मिलते हैं दोबारा, बाय बाय बाय। और मेरा funzilla.com जो है वो दूसरा चैनल है, आर्ट चैनल है। अगर आपको आर्ट पसंद है तो आपको बहुत सारी चीज़ें वहाँ मिल जाती हैं, ठीक है ना। मैं वहाँ पे अलग अलग चीज़ें करती रहती हूँ। तो बाय बाय, टेक केयर।